भारतीय शेयर बाजार को दिशा दिखाने वाली टेक्नोलॉजी सेक्टर की इन दिनों हालत बेहद खराब है। चौथी तिमाही के नतीजों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ये जल्द माहौल सुधरेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करेंसी की उठापटक का खामियाजा इन कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा पैसा बनाने वाली आईटी कंपनियों पर दाव लगाना कितना सही होगा और किन बातों पर रखनी होगी आपको नजर, इसी पर हम एक खास चर्चा आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें साथ हमारा दे रहे हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के देवांग मेहता और साथ ही एमएफएसएल की अंकिता सोमानी। 4 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ गए हैं और हमने देखा यहां पर निराशा ही हाथ लगी है, चाहे वो टीसीएस हो जिसने साफ इंडिकेशन दिया कि आने वाले साल में कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा। इधर भी डॉलर रेवेन्यू एक मिस था, मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। एचसीएल टेक जहां पर हम बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि स्थिति शायद थोड़ी सी बेहतर रहेगी, कंपनी की तीसरी तिमाही का परफॉर्मेंस था, लेकिन यहां पर भी हर पैरामीटर पर कंपनी ने अपने नंबर्स में एक मिस ही दिखाया है और मार्जिन्स पर सबसे ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। फिर बारी आई विप्रो की भी स्थिति यही, जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ पे कमजोरी थी और साथ ही साथ मार्जिन्स पर भी दबाव देखने को मिला। और आज आखिरी कसर पूरी की है इन्फोसिस ने, जहां पर चौथी तिमाही में हमने देखा काफी निराशाजनक नतीजे एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस के तौर पर कंपनी भले ही कह रही हो 10 से 12% का रिटर्न की रेवेन्यू ग्रोथ वो कमा पाएंगे, लेकिन ये नैस्कॉम के गाइडेंस से बेहद कमजोर दिख रही है, वो लोअर एंड तक ही मीट हो रही है। आज यही वजह थी कि हमने देखा टेक्नोलॉजी काउंटर्स में फिर भी क्वाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और अगर आप पिछले कुछ महीनों की चाल देखें तो यहां पर बस सेल साइड की पोजीशंस ही बनती हुई दिखाई दी हैं। इन्फोसिस क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रिगर था और वहीं पर वो आखिरी आस थी इस मार्केट की। विशाल सिक्का कंपनी के सीईओ और एमडी क्या कह रहे हैं इस समय आईटी इंडस्ट्री को लेकर, सुन लेते हैं। The basic point is when you look across the industry and everybody's results, you see the same thing repeating, which is pricing pressure. You see the slowdown in these types of things, which means that clients are increasingly demanding next generation services, more strategic value and things of this nature. And automation and dramatic productivity improvements are challenging the existing business in a very fundamental way. वहीं टीसीएस के मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि टेलीकॉम हो, एनर्जी बिजनेस हो, यहां पर सबसे ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं पर मार्जिन्स कमजोर दिख रहे हैं। vis-a-vis estimates, market estimates, both operating margin and the net profit net margin is above the estimate. Yes, on the revenue line, a tad below the estimates. And basically it is the three headwinds I talked about. We have had a dip in telecom, we have had a dip in diligent revenues, we had a dip in energy sector. All of these three we called out saying that we are seeing headwinds and we are seeing volatility. And the energy sector is a pretty small sector from our point of view, so it's very difficult to predict given the current conditions. But otherwise, if you see any of the other mature sectors, there is no surprise. तो ये रहा है आउटलुक और ये रहे हैं प्रेशर्स इन कंपनियों पर। इस तिमाही के नतीजे सामने आ चुके हैं। अंकिता, आपकी एनालिसिस क्या है नंबर्स को देख, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं ये कंपनियां चौथी तिमाही में फेल ही हुई हैं। डेफिनेटली फोर्थ क्वार्टर जो रहा है वो सारी आईटी कंपनीज जिन्होंने भी रिजल्ट अभी तक रिपोर्ट किए हैं टॉप टियर, उन सब का वीक ही रहा है। इससे एक्चुअली ऐसा इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है कि आई थिंक वोलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज हो गया है। इन टर्म्स ऑफ जो डील्स आ रहे हैं वो हो सकता है शॉर्टर टाइम के लिए आ रहे हैं और शॉर्टर टाइम में भी कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस बहुत ही फास्टर पेस पे हो रहे हैं, तो वो वोलेटिलिटी आई थिंक इंक्रीज हो गया है। उसके अलावा एक और जो चीज निकल के आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि जनवरी एंड फरवरी में जो क्लाइंट बजट्स फाइनलाइज होते हैं वो आई थिंक थोड़ा स्लोअर पेस पे फाइनलाइज हुए हैं और उनमें थोड़ा डिले रहा है। सो आई थिंक दैट्स द रीजन हमको जो 4Q के रिजल्ट्स हैं वो इस तरीके से इतने वीक देखने को मिले हैं। बट अगेन अक्रॉस द बोर्ड कमेंट्री सेम है कि FY16 का डील पाइपलाइन ऑप्टिमिस्टिक है, डील पाइपलाइन बेहतर है।
और देयर आर फ्यूअर वर्टिकल्स लाइक टेलीकॉम, एनर्जी एंड यूटिलिटीज और इंश्योरेंस जो कि थोड़े वीक हैं। ये सब मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है। उसके अलावा बाकी आप BFS, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, CPG, इन सब में ग्रोथ है और इन सब में कुछ पॉकेट्स में इनफैक्ट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में भी पिकअप है। तो बहुत ही अक्रॉस द बोर्ड सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स आए हैं चारों दिग्गज IT कंपनीज। जी है, लेकिन यहाँ पर देवांग, अब अगर कंपनियों की तुलना करें के सामने एक इनको पैक करके रखा जाए तो डॉलर आय में स्थिति किसकी सबसे ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पर सरप्राइजेस नहीं है, वो इन्फोसिस ही है जहां पर -2.7% तक की डी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद ऑफ कोर्स विप्रो आता है। HCL टेक फेयरली ठीक परफॉर्म कर रहा है। तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ और जो सबसे बड़ी चिंता लगातार पिछले 2 क्वार्टर से हम जो सुन रहे हैं कंपनियों की ओर से, वो है क्रॉस करेंसी इश्यूज। अब उससे जूझेगी कैसी ये कंपनियां, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वही प्रॉब्लम फैक्टर रहा है इन तिमाही नतीजों में। आई थिंक हर्षदा, जो भी नतीजे हमने देखे इसमें बहुत सारे इश्यूज बाहर आए। एक है क्रॉस करेंसी हेडविंड्स, दूसरा है डिमांड सिनेरियो, तीसरा है इनके काफी वर्टिकल्स, जिस तरह से आप बात कर रहे थे टेलीकॉम वर्टिकल हो या एनर्जी यूटिलिटीज वर्टिकल जिसमें स्लो डाउन भी है। मुझे लग रहा है ये सब दिक्कतें साथ में सामने आई है और ट्रेडिशनली ये क्वार्टर वी वर क्वाइट सरप्राइज। नॉर्मली विप्रो के लिए फोर्थ क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर अच्छे होते हैं, तो उसने भी डिलीवर नहीं किया है। मतलब जो बिग 4 आप जो बोलते हो IT के दिग्गज जो इंडिया के, वो चारों ने डिलीवर नहीं किया है। तो वी फील दैट समहाउ ये एक बहुत बड़ा एबरेशन ये टाइम पे दिखा है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि आने वाले पूरे साल में ये कंटिन्यू रहेगा। बोल सकते हैं कि चारों कंपनी के लिए साथ में चारों एक क्वार्टर खराब हो, वो बहुत रेयर सिचुएशन है। सो आई थिंक मैं इसमें बहुत ज्यादा रीड नहीं करूंगा। टेम्पररी मार्केट में श्योरली IT सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन आगे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कुछ कंपनियां इसमें से बेटर कर सकती है। ऑफ कोर्स वो करेंगे ही यहाँ पर। लेकिन जो मार्जिन्स की बात देवांग ने उठाई है, अंकिता, क्रॉस करेंसी का कितना और इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा? क्योंकि कंपनियों ने मांगना है जिस तरह की वॉलेटिलिटी यूरोज़ोन में देखी जा रही है, जिस तरह का एनवायरनमेंट वहां पर है, वो काफी प्रेशर डाल रहा है। या देखिए, क्रॉस करेंसी अगर सेम लेवल पे रहता है जैसा अभी है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 से 180 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट ये साल में भी कंपनीज में देखने को मिल सकता है ओवरऑल FY16 डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ पे। बट आई थिंक मेट्रिसेस जो हैं वो थोड़ा शिफ्ट होते जा रहे हैं टुवर्ड्स कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ रादर देन रिपोर्टेड करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पे। ज्यादा फोकस अब कांस्टेंट करेंसी पे रहेगा क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस गेज करने के लिए कि कंपनी के पास कितना बिजनेस है, किस हिसाब से वॉल्यूम जनरेशन है, वो गेज करने के लिए आई थिंक अब थोड़ा कांस्टेंट करेंसी पे फोकस ज्यादा रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर फोकस कांस्टेंट करेंसी पे रहना है, अब तक अगर आप स्थिति देखें कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ का जो फिलहाल परफॉर्मेंस देखा गया है, विप्रो ने करीब 1.2% तक का Q4 का आउटलुक दिया था। वहीं आप देखिए TCS में भी जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो समवॉट सैटिस्फैक्टरी लग रही है। तो उस पैरामीटर पर अंकिता आप कैसे पैक करेंगी इन कंपनियों को? अब सबसे आगे कौन रहेगा? देखिए 4Q का परफॉर्मेंस नो डाउट वीक रहा है कंपनीज का एक्सपेक्टेशन से भी। रीजन जो अभी मैंने बोले हैं वोलेटिलिटी के हिसाब से, पर FY16 में जाते हुए मुझे अभी ये सीजनली भी वीक रहता है डेफिनेटली। FY16 में आई थिंक जाते हुए हमको लगता है कि TCS अगेन इंडस्ट्री लीडिंग रहना चाहिए इंडियन IT में। TCS हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13% के आसपास का कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू नंबर आना चाहिए। नैस्कॉम ने गाइडेंस दिया है 12 से 14% का। सो ऑन अ वेरी बहुत ही ऑप्टिमल लेवल है 13% TCS के लिए। आई थिंक वो इजीली हो सकता है। उसके बाद है HCL टेक और इन्फोसिस ग्रोथ के टर्म्स में, और उसके बाद विप्रो वन ऑफ द लैगार्ड रहना चाहिए हमारे हिसाब से। रीजन बीइंग उनका ऑलरेडी जो है इंडस्ट्री से काफी कम ग्रोथ आ रहा है और दे आर स्टिल टेकिंग टाइम टू कैच अप। और एनर्जी एंड यूटिलिटीज में जो है उनका एक्सपोजर बाकी की IT कंपनीज से ज्यादा है और जहां पे सबसे ज्यादा इस वक्त प्रेशर है क्लाइंट बजट्स में। जी हाँ, तो इन नतीजों को देखकर अब तक स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि जो आपका पैकिंग ऑर्डर है वो यही रहेगा, TCS, उसके बाद HCL टेक
फिर यहां पर इन्फोसिस और आखिर में विप्रो। लेकिन किन पैरामीटर्स पर कंपनी ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि विशाल सिक्का ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये साफ कह दिया है और ये बात इनफैक्ट कुछ 1-1.5 साल पहले टीसीएस के मैनेजमेंट ने भी खुद मान ली थी कि ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से बिजनेस नहीं चलेगा, यहां से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा। तो क्या कंपनियां तैयार है न्यू एज बिजनेसेस के लिए, जिसकी हम बात करते हैं, जहां पर ऑटोमेशन है, मोबिलिटी है, बिग डेटा है, वहां पर कितना और निवेश करना पड़ेगा और क्या वो कंपनियां वाकई में इक्विप तो है ही, करती दिखाई देंगी, उस पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ सिंधी से आवाज पर। 4 बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं और यहां पर निराशा ही हाथ लगी है। आने वाले साल के लिए भले ही कंपनियां कह रही हैं कि नास्कॉम का गाइडेंस वो बीट कर पाएंगी, इन्फोसिस को छोड़, जिन्होंने कहा है कि उनका गाइडेंस रहेगा 10 से 12% तक का। ये कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ की बात हो रही है कि कितना आसानी से अचीवेबल है यह आंकड़ा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ है देवांग मेहता और अंकिता सुमानी। अंकिता, गाइडेंस की आपने पहले चर्चा की और यहां पर आपने साफ तौर से कहा कि टीसीएस को आप सबसे ऊपर रखेंगी। टीसीएस ने साफ संकेत दिए हैं कि वो होपफुल हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तिमाही में मेरे एक्सपीरियंस में थोड़ी सी कॉशियस नजर आ रही है। इनफैक्ट पिछले 3 क्वार्टर्स में थोड़ा सा कॉशन कमेंट्री में आ गया है। अब प्रॉब्लम्स कहां पर आ रही हैं? डिलीजेंटा से प्रेशर है, टेलीकॉम से प्रेशर है और एनर्जी जो एक पॉकेट जहां पर कच्चे तेल में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले और जिस तरह से भाव फिर टूटे, उसका प्रेशर है। क्या इन कंपनियों में जो इन 3 सेक्टर से दबाव आ रहा है, दूसरा जहां पर ग्रोथ एरिया है बिग डेटा, मोबिलिटी, वहां पर एक्सपोजर ज्यादा बढ़ाकर वो ऑफसेट कर पाएंगे ये जो प्रेशर्स हैं? देखिए, एक तो ग्रोथ का जो हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आई थिंक एक तो स्मॉलर जो डील का साइज है या जो डील का टेन्योर है वो छोटा हो गया है। तो पहले जहां एक बड़ा डील आता था आईटी कंपनीज के पास में, अब वो स्मॉलर चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है स्मॉलर टेन्योर्स के लिए। तो बहुत इजीली क्लाइंट्स जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं अपने एंड से उन डील्स को, एंड दैट्स वाई जो है हमको रेवेन्यू में इतना कॉशियसनेस, दैट्स वाई हमको मैनेजमेंट कमेंट्री में देखने को मिलता है। क्रॉस करेंसी का हेडविंड ऑलरेडी है और उसके अलावा जो विजिबिलिटी है वो इन शॉर्टर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से कम हो जाती है। आई थिंक दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ा कॉशन है मैनेजमेंट कमेंट्रीज में। ओके, तो ऐसी फर्स्टली। सेकंड, ये जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जी गो हेड। हाँ, जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज हैं जैसे डिजिटल, बिग डेटा, क्लाउड, जिसकी कंपनीज बात करती है, इन्वेस्टमेंट्स वहां पे चल ही रहे हैं, डेफिनेटली पिछले 2 साल से चल रहे हैं। अगर हम देखें तो रुपी हमारा 55 से 60 भी नहीं, इनफैक्ट 69-70 के आसपास जब था, तो वो टेन्योर में ऐसा नहीं था कि आईटी कंपनीज के मार्जिन बहुत बढ़ गए थे। नॉर्मली इक्वेशन हमको बोलता है कि 1% डेप्रिसिएशन से 25-30 बेसिस पॉइंट्स आना चाहिए, जबकि वो नहीं आया। कंपनी ने जो गेन्स थे वहां से आए, वो डेफिनेटली बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और तब से मैनेजमेंट कमेंट्री दे रहा है और बता भी रहा है सब कंपनीज का, या तो वो नए ज्योग्राफीज में जा रहे हैं या नए सर्विस एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कंपनीज के पास में कैपेबिलिटीज बिल्ड इन हो रही है। उसके अलावा बहुत ही स्मॉलर कंपनीज हम देख रहे हैं कि जो बिगीज हैं वो आ रहे हैं और एक्वायर कर रहे हैं, और नॉर्मली वो जो स्मॉलर कंपनीज है या तो वो एक नए ज्योग्राफी में है या फिर वो नए टेक्नोलॉजिकल एरियाज में है, लाइक एम कॉमर्स में है या बिग डेटा एनालिटिक्स में है, या फिर यहाँ पर मैं देवांग को लाना चाहूंगी। अगर ये चेंज हो रहा है, ये देवांग, अगर यहाँ पर वो बिजनेस, क्योंकि इन कंपनियों का चेंज हो रहा है और ये कंपनियां खुद मान रही है, जैसे अंकिता ने कहा, मेरा सवाल ये है कि बाजार फिर इनको क्या अब अलग नजरिए से रेट करेगा, क्योंकि ये तमाम कंपनियां हो गई हैं जो compete करेंगी उन एरियाज में जहां पर स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जहां पर वो अपने मार्जिन्स काट कर अच्छी ग्रोथ के लिए फोकस कर रहे हैं। लेकिन इन कंपनियों का तो फोकस यही है, हमें ग्रोथ भी अचीव करनी है, हमें मार्जिन भी चाहिए। वो कैसे हो पाएगा न्यू एरियाज में?
आई थिंक हर्षदा डेफिनेटली एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा बिटवीन मार्जिन्स या बिटवीन वॉल्यूम्स या ग्रोथ। कोई भी एक तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जिस तरह के ये 4 कंपनीज के बेस हो गए, इतने हाई बेस पे अगर ये कंपनीज 10, 12, 13%, 14% अगर नेस्कॉम की गाइडलाइंस के हिसाब से ग्रो करती है, तो मेरे हिसाब से ये नॉर्मली कमेंडेबल है फॉर साइजेस ऑफ दिस कंपनीज। बट अगर वो नए बिजनेसेस में जाना चाहते हैं जहां पे स्टार्टअप्स है या मिड कैप कंपनीज जहां पे ऑपरेट करती है, तो इनको श्योरली शायद इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में या तो अपने मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट बाकी 3 कंपनीज विद द एक्सेप्शन ऑफ टीसीएस अपने मार्जिन नहीं बचा पाए हैं। टीसीएस आई थिंक अपना मार्जिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कंपेयर करें तो एटलीस्ट मेंटेन कर पाई है। बट नए एनवायरनमेंट में बहुत कंपटीशन होगी, नए बिजनेसेस लेने पड़ेंगे, इनऑर्गेनिकली ग्रो करना पड़ेगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हर क्वार्टर कोई ना कोई कंपनी छोटा मोटा एक्विजिशन कर रही है, इनके पास कैश बहुत है, तो आई थिंक एक्विजिशन करके कोई ऐसी कंपनीज को एक्वायर करे जहां इसकी कोर कॉम्पिटेंसी को ये कंपनी मैच करे और या तो उसको बढ़ाए। तो ऐसा कुछ होगा तो ही मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक्स है, ये आईटी का सेक्टर है, वहां पे वापस शाम आने की संभावना तो बढ़ जाती है। ऐसी तो स्थिति वैसा प्लान तो इन कंपनियों का है, लेकिन वो कब तक प्लान रंग लाएंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आखिरी हिस्से में इस कार्यक्रम के आपको यही बताएंगे कि फिर इस समय अगर आपने टेक्नोलॉजी में बड़ा पैसा लगाया हुआ है, क्या उस पर रीलुक करने की बारी आ रही है? क्या वाकई में ये कंपनियां बेलवेदर्स रहेंगी, मार्केट आउट परफॉर्मर्स रहेंगी? इस पर होगी चर्चा आगे। 4 बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं और यहां पर आप कह सकते हैं इन कंपनियों ने काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस ही दिया है। लेकिन अब सवाल यही है कि कहां पर पैसा आप लगाएं, और अगर आपका पैसा बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है, क्या वहां पर आप बने रहे? अंकिता, क्योंकि हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे, अब कंपनियों की कमाई होगी नए बिजनेस से, ट्रेडिशनल जो रेवेन्यूज थे आईटी कंपनियों के वो बदल रहे हैं। ऐसे में एज एन एनालिस्ट फिर आप क्या इन्हें अब अलग नजरिए से देख रही हैं? इनको आप कैसे आंक रही हैं? देखिए, जो ग्रोथ डेफिनेटली 4th क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं वो वीक हैं और स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो गए हैं। बट जिस हिसाब से मैनेजमेंट का कमेंट्री और ऑप्टिमिस्टिक बॉडी लैंग्वेज है कंपनीज का, मेरे हिसाब से ये लेवल पे आई थिंक हमको एंटर करना चाहिए। बहुत ही डिसेंट लेवल्स हैं। इन्फोसिस हार्डली 17 टाइम्स फॉरवर्ड ट्रेड कर रहा है, टीसीएस 18.5 ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट एचसीएल टेक विप्रो उससे भी ज्यादा, और उससे ज्यादा सस्ता पे हमको टेक महिंद्रा मिल रहा है जो कि आज 600 से भी अंडर आ गया है। तो ये सब कंपनीज जबकि इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट लीडिंग है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और कैपेबिलिटीज हैं, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं सबसे पहले, जो बाकी मिड कैप्स में जो कि ये चीज नहीं रहती है। तो मेरे हिसाब से हमको या तो फ्रेश पोजीशंस या बने रहना चाहिए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। ओके, तो आप बेसिकली कह रहे हैं अब भी आपका फेथ है। देवांग, आपको याद होगा पिछले कई महीनों से हम लगातार ये कह रहे हैं कि टीसीएस जैसा मार्केट लीडर शायद इसकी ग्रोथ भी अब धीरे धीरे करके थम रही है, कमजोर परफॉर्मेंस तो नहीं, लेकिन ग्रोथ इसकी स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इसको इन्फोसिस के सामने पेग करें, जहां पर डॉलर रेवेन्यू में FY15 में 15% की ग्रोथ दिखाई है, वहीं इन्फोसिस ने सिर्फ 5.5% की ग्रोथ दिखाई है, तो अब भी आप कहेंगे उस पैरामीटर पर टीसीएस एक आउट परफॉर्मर साबित होगा? आई थिंक हर्षदा बहुत क्लियर है कि टीसीएस और इन्फोसिस के बीच में अगर 1 साल पहले की बात करूं तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था और इन्फोसिस को एक अच्छा डिस्काउंट मिलता था। आई थिंक ये जो फिनोमिनन है वो धीरे धीरे वापस आज के रिजल्ट के बाद खत्म होते हुए दिखेगी और टीसीएस को कुछ समय पे वापस एक प्रीमियमाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो मिल सकता है और आई थिंक टीसीएस अगेन कैन ट्रेड एट अ रीजनेबल प्रीमियम टू इन्फोसिस जब तक इन्फोसिस वापस डिलीवर कर रहा शुरू नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है अगर कोई स्टॉक पर्सपेक्टिव से बात करें, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एक लीडर हमेशा एक जो कैटेगरी का लीडर होता है आईटी में उसमें बने रहना चाहिए। तो आई थिंक टीसीएस सीम्स टू बी डिसेंट पिक आफ्टर अ करेक्शन और ऑफ लेट थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी दिखाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लग रहा है टीसीएस इज अ फार बेटर पिक एटलीस्ट आफ्टर सीइंग दिस नंबर्स। मुझे लग रहा है इन्फोसिस को कुछ समय तक आप अवॉइड कर सकते हैं, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। टीसीएस विल बी अगेन अ मार्केट लीडर जिस तरह से वो गाइडलाइंस पॉइंट टेकन देवांग। अंकिता, उस लिहाज से अब इन्फोसिस में कितनी और अंडर परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है हम इंडस्ट्री लीडर बनेंगे लेकिन FY17 में, यानी कि यहां पर और 2 साल बाकी है।
देखिए बिल्कुल साल भर बाकी है, लेकिन टीसीएस का इन्फोसिस का परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, वो एक बात है। दूसरा चीज, कंपनी का परफॉर्मेंस के साथ साथ एक फोकस जो स्ट्रैटेजी पे है कि उन्होंने एक नया स्ट्रैटेजी लेआउट किया है, रिन्यू एंड न्यू। उसमें क्या जो फोकस है और उससे जो फ्रूट्स आ रहे हैं उस पे ज्यादा नजर चर्चा 2 क्वार्टर पहले भी सुनने को मिली थी। इस बारी भी उम्मीद थी कि वो एक मेजर लेआउट दिखाएंगे, बताएंगे कहां पर और निवेश हो रहा है, रिन्यू न्यू में क्या अलग होगा, क्या नया होगा, वो तो सुनाई नहीं दिया मैनेजमेंट कमेंट्री में इस बारी। देखिए, रिन्यू एंड न्यू स्ट्रैटेजी से डेफिनेटली मिस्टर सिक्का ने बिल्कुल वेल लेड आउट स्ट्रैटेजी दिया है कि जो कमोडिटाइज ऑपरेशंस हैं उनको उन्हें ऑटोमेट करना है, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और न्यू में तो उनका पास जो पेडिग्री है, जो प्रीवियस नॉलेज है, आई थिंक बहुत ही वेल सेट है फॉर दैट न्यू स्ट्रैटेजी जो कि मिस्टर विशाल सिक्का ने ले आउट करी है। तो स्ट्रैटेजी वाइज एज सच देयर आर नो इश्यूज। द ओनली थिंग इज कि इन्फोसिस को थोड़ा कैचअप करना है इंडस्ट्री लीडिंग के इंडस्ट्री ग्रोथ के साथ में, वो थोड़ा लैग के साथ दिख रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस बाय रहता है एंड टीसीएस डेफिनेटली एक बाय है। जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पिछले 3 सालों में, उन्होंने नए ज्योग्राफीज में एंटर किया है, स्मॉलर वंस में, जहां पे बाकी कंपनीज फर्स्ट मूवर एडवांटेज है टीसीएस के पास उन ज्योग्राफीज में, तो उसके रहते टीसीएस एक बाय बनता है। और एचसीएल और विप्रो में से आप क्या प्रेफर करेंगी रखना कि एचसीएल टेक आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि इस बारी हमने देखा ये भी एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर पाया है? देखिए, एचसीएल टेक और विप्रो दोनों के पास अपने अपने कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। एचसीएल टेक के साथ सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है लॉपसाइडेड ग्रोथ, और जब से आईएमएस सर्विस वर्टिकल ने परफॉर्म करना थोड़ा कम कर दिया है, तब से हम एचसीएल टेक में देख रहे हैं कि ग्रोथ भी थोड़ा लल हो गया है। और विप्रो के साथ एक अलग इशू है एनर्जी एंड यूटिलिटीज का, पर इन दोनों में से अगर स्टॉक पिकिंग का बात हो तो आई थिंक एचसीएल टेक ज्यादा फेवरेबल रहेगा, बिकॉज विप्रो में एनर्जी एंड यूटिलिटीज जो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है इनके रेवेन्यूज में, वहां पे बजट कट हमको साफ दिख रहा है क्योंकि क्रूड का प्राइस बहुत करेक्ट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए आप दोनों का ही। तो क्लियरली चौथी तिमाही में इन कंपनियों का निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है। आप कह सकते हैं ये कंपनियां फेल हुई हैं Q4 में, लेकिन आने वाले साल से उम्मीद जरूर है। हालांकि शॉर्ट टर्म में दबाव रहेगा, कुछ अटकलें रहेंगी जो कंपनी के कारोबार को धीमा करती हुई दिखाई देंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो इस गिरावट का फायदा जरूर उठा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के निवेशकों को शायद सतर्क रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।